सभी छात्राओं को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कवि विद्यापति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कवि विद्यापति 1350 ईस्वी से 1402 ईस्वी के मध्य हुए, अर्थात 14वीं शताब्दी में विद्यापति का आविर्भाव हुआ और वे प्रसिद्ध मैथिली कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली भाषा में रचित उनकी रचना विद्यापति पदावली अत्यंत लोकप्रिय काव्य है और यही जो पदावली के जो पद हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। उनके संदर्भ में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। विद्यापति की जो पदावली है उस पर देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि विद्यापति के काव्य सौंदर्य पर निबंध लिखिए। विद्यापति के काव्य सौंदर्य पर निबंध लिखिए। कई बार इसी प्रश्न को और भी कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे विद्यापति के भावपक्ष एवं कलापक्ष पर चर्चा कीजिए या एक निबंध लिखिए। तो भावपक्ष और कलापक्ष, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, ये सब एक ही बात होती हैं और ये तमाम काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इनको माना जाता है। अब देखिए, विद्यापति की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनका हम बिंदुवार चर्चा करेंगे कि जो विद्यापति कवि हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है। ये देखिए, और विद्यापति जो कवि हैं उनका जो अनुभूति पक्ष अर्थात जो भाव पक्ष जितना सशक्त है उतना ही अभिव्यक्ति पक्ष भी सशक्त है, यानी कला पक्ष भी सशक्त है। विद्यापति आप सभी जानते हैं कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी लोकप्रियता का आधार भी विद्यापति पदावली ही है। उक्त पदावली में उन्होंने मुख्यतः श्रृंगार एवं भक्ति भावना विषयक पदों की रचना की है। इसके अतिरिक्त जो मिथिला के ये रहने वाले थे, तो मिथिला प्रदेश के लोक जीवन का चित्रांकन भी इन पदों में हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो विद्यापति की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, प्रथम बिंदु है श्रृंगार निरूपण। क्या है? श्रृंगार निरूपण। यहाँ जो ये श्रृंगार लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें फ़ॉन्ट नहीं होने के कारण ये गलत लिखा हुआ। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, सिर्फ एक ही, ये देखिए ऐसे श्रृंगार, श्रृंगार निरूपण। इसमें एक और लगाया हुआ है जो गलत है। तो हम श्रृंगार निरूपण की चर्चा करते हैं। तो विद्यापति ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, अच्छा, श्रृंगार के भी दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो विद्यापति का जो काव्य है उसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग, दोनों का ही सूक्ष्म चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो हम सर्वप्रथम संयोग श्रृंगार की चर्चा करते हैं कि संयोग श्रृंगार में देखिए, विद्यापति ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण तो किया ही है। इसमें जो संयोग श्रृंगार है उसमें कवि विद्यापति ने राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत उनकी मिलन क्रीड़ाओं, वय संधि आदि का मनोहारी चित्रांकन उन्होंने किया है। राधा श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है और अपने प्रेम के अनुभव का सुंदर वर्णन इस पद में देखिए देखने को मिलता है कि अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तु शरण्य त्यागब, बलु जग होय दुर्जसिया। तो यहाँ इनका जो उनके श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम का जो उनका प्रभाव है उसका उन्होंने सुंदर चित्रांकन करने का प्रयास किया है। तो इसके अतिरिक्त जैसे वय संधि और नक्शिक के अतिरिक्त विद्यापति ने पूर्व राग और अभिसार के प्रसंगों का भी वर्णन किया है।
उसके बाद में हम चर्चा करते हैं वियोग श्रृंगार की। तो जो वियोग श्रृंगार है वो भी विद्यापति कवि का उतना ही मनोहारी चित्रांकन उसमें देखने को मिलता है। विरह की अनेक दशाओं का सुंदर चित्रण उनकी पदावली में द्रष्टव्य है। विरहिणी राधा की विरह की तीव्रता तब और बढ़ जाती है जब वह निश्चित तिथि पर भी उसका प्रिय कृष्ण लौटकर नहीं आता है। एक पद में राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे प्रिय श्री कृष्ण की मैं प्रतीक्षा करती रही, परंतु वे मुझे अभी तक कहीं भी नहीं दिखाई दिए हैं, और इस कारण मेरी जो विरह वेदना है वो अत्यंत ही बढ़ गई है। मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा हृदय स्थिर नहीं है। देखिए, इसी तरह का ये सुंदर जो चित्रण है वो इस पद में हमें देखने को मिलता है। सखी हे कतहु ने देखी मदाई, सखी हे कतहु ने देखी मदाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अवधि नियरे भेल आई, अवधि नियरे भेल आई। तो इस प्रकार विरह का सुंदर चित्रण राधा का यहाँ देखने को हमें मिलता है। विद्यापति के विरह वर्णन की एक खास विशेषता ये भी है कि उन्होंने राधा के साथ साथ श्री कृष्ण के विरह का भी वर्णन किया है, और वो बहुत ही स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक जान पड़ता है। विरह में जो स्थिति राधा की है, कमोबेश वही स्थिति श्री कृष्ण की भी है। एक पद में श्री कृष्ण विरह व्याकुल हैं और मौलश्री के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ये देखिए, सुंदर पद यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि विरह व्याकुल बकुल तरुतर, विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सस सखी ठरई नीर अपार रे। तो यहाँ सुंदर चित्रण जो विरह का है, श्री कृष्ण की विरह का जो सुंदर चित्रण है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस प्रकार जो विद्यापति हैं उनका जो श्रृंगार का जो संयोग पक्ष है जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही वियोग पक्ष भी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमें यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा बिंदु है भक्ति भावना। तो विद्यापति ने भक्ति को आधार बनाकर भी बहुत सारे पदों का सृजन किया है। विद्यापति का मन भक्ति में भी बहुत रमा है और वे कृष्ण भक्ति कवि हैं, किंतु कृष्ण भक्त के अतिरिक्त भगवान कृष्ण के पदों की रचना के अतिरिक्त उन्होंने अनेक पदों में भगवान शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्तुतियों का चित्रण भी उनके काव्य में हमें देखने को मिल जाता है। पर अधिकांशतः जो पद हैं वो भगवान श्री कृष्ण और राधा को ही आधार बनाकर रचे गए हैं। तो विद्यापति की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है, इसलिए वे एकदम साधनहीन, दीन, गरीब बनकर भगवान की शरण में पूछते हैं और वो कहते हैं कि माधव बहुत मिनती करतोय, माधव बहुत मिनती करतोय। तो वो विनती करते हुए वहाँ दिखाई देते हैं कि विनम्रता से कहते हैं, विनती करते हैं कि मुझे भी इस भव सागर से पार उतारिए। इसके अतिरिक्त एक पद में विद्यापति राधिका से कहते हैं कि धन्य धन्य तोर भाग गुवारिन, धन्य धन्य तोर भाग गुवारिन, हरि भजु हृदय हुलसिया। कि हे राधिका, हे गुवारिन, हे ग्वालिन, आप बहुत ही धन्य हो, सौभाग्यशाली हो कि आप हुलस यानी प्रसन्न होकर हरि भगवान यानी श्री कृष्ण के प्रति हृदय से भजन कीजिए या उसकी भक्ति में लीन हो जाइए। यह आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो यह भक्ति भाव हमें उनके अनेक पदों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार उनका जो प्रकृति चित्रण है, उनके पदों में विद्यापति की जो पदावली है उसमें जो प्रकृति चित्रण का भी हमें अनेक स्थलों पर देखने को मिलता है कि विद्यापति ने प्रकृति को श्रृंगार के आलंबन और उद्दीपन रूप में तो चित्रित किया ही है, इसके साथ साथ शुद्ध प्रकृति वर्णन की ओर भी उनका ध्यान अनेक पदों में गया है। वो मिथिला के रहने वाले थे, मिथिला प्रदेश के, और मिथिला के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा उनके पदों में कहीं कहीं देखने को अवश्य मिल जाती है। उन्होंने बसंत ऋतु और पावस ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार प्रकृति चित्रण भी उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है।
तो जहाँ हम भाव पक्ष की बात या अनुभूति पक्ष की बात करते हैं काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत, तो श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार में दोनों पक्ष वियोग और संयोग, और इसके अतिरिक्त भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, ये सब भाव पक्ष में आते हैं। हम दूसरे वीडियो में फिर कला पक्ष के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।